हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सूर्य की मदर कहती है कि हाँ, मैं इससे एग्री करती हूँ। जब फर्स्ट राजकुमारी महल की मालकिन बन जाएगी तब हम इस पर विचार कर सकेंगे। तो आर्क ड्यूक कहता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो सूर्य की मदर कहती है कि अभी के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आइस स्काई हॉल और गोल्डन क्लैन की पावर आइस किंग और आइस फोर्ट्रेस हॉल से गठबंधन को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होगी। अगर हम अच्छी तरह से तैयार हैं, फिर भी हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हमें बेहतर बहाने की जरूरत है। तो आर्क ड्यूक कहता है क्या समय पर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। तो सूर्य की मदर कहती है प्रॉब्लम ये जानने में है कि हमें कब मौका मिलेगा। तो आर्क ड्यूक बोलता है ये बात सुन के, वेल मुझे लगता है आप हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे एक स्थिति की आशा थी, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत भाग्यशाली थे। तो सूर्य की मदर कहती है क्या तुम्हारा मतलब है। तो आर्क ड्यूक कहता है कि नहीं, ये कुछ भी महान नहीं है। मुझे बस एक ऐसे पर्सन की याद आ गई जो हमारी चिंताओं के बिना किसी प्रयास के गायब कर सकता है। तो सूर्य की मदर कहती है क्या वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजीज है जो हमें वो बहाना प्रदान कर सकता है जिसकी हमें जरूरत है। तो आर्क ड्यूक कहता है कि नहीं, वो स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा एनिमल है कि उसे ये चिंता है कि जस्टिफिकेशन करना स्पीचलेस होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे हेल्प मांगने के बारे में नहीं सोचा। तो सूर्य की मदर कहती है लेकिन इस पर्सन से बात करना डिफिकल्ट है। तो आर्क ड्यूक कहता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सूर्य की मदर कहती है हमारे पास अभी कोई समाधान नहीं है, इसीलिए हम मिलने से बचें। और अपने मन में सोचती है अगर ऐसा कोई पर्सन मौजूद भी है और वो मदद करने को तैयार नहीं है तो इस पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। और आर्क ड्यूक से कहती है हम एक दूसरे से तभी संपर्क करेंगे जब हमारे पास कोई अच्छा समाधान हो। तो आर्क ड्यूक भी बोलता है कि हाँ चलो फिर ऐसा करते हैं, और वहाँ से वो जाने लगता है। लेकिन पीछे से सूर्य की मदर कहती है कि बाय द वे, मैंने सुना है कि उस स्कूल के स्टूडेंट के ग्रुप में एक लड़की है। तो आर्क ड्यूक कहती है कि हाँ मुझे पता है कि 2 हैं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? क्या आप उन्हें आइस पैलेस के स्टूडेंट के रूप में लेने के बारे में सोच रही हैं? तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो आर्क ड्यूक अपने मन में कहता है वो नॉर्मली जो आइस उपस्थिति दिखाती है उससे वो बहुत अलग है। फिर हमें बताया जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद मैंने आइस स्काई हॉल में रुकने का डिसीजन क्यों लिया। पुरिन और आइस योंग बैग की वजह से था, बस उन्हें माँ और बेटी के रूप में करीब आने देना है। लेकिन आइस स्काई हॉल के अंदर होने के बावजूद हमारे लिए बाहर जाने का कोई मौका नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम नॉर्थन सी के बाहरी लोग थे और हमें यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था। और हमें आइस स्काई हॉल के सीक्रेट रूम के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और स्टूडेंट खड़े होते हैं। योंग कहता है मास्टर हमें यहाँ कितने समय तक रुकना होगा। योंग कहती है एक ही प्लेस पर रहना बेकार है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सभी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक सिचुएशन हल नहीं हो जाती है, ठीक है। और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कहता है इसके अलावा हमें फॉरेनर में अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका कितनी बार मिलता है। ये तो खुले में पढ़ाई करने जैसा है। जब हमारा ध्यान बहुत ज्यादा भटक जाता है तो हम कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो वो लोग का मुंह बन जाता है और कहता है कि क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे जैसे घबराहट से भरे दिन बीतते गए एक घटना घटी और हम देखते हैं कि सूर्य की मदर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि क्या फर्स्ट प्रिंसेस को जहर दे दिया गया। तो एक गार्ड कहता है कि हाँ, जाहिर तौर पर नौकरानी जो पिछले 3 वर्षों से उसे चाय परोस रही थी कल्प्रिट थी वो। तो सूर्य की मदर गुस्से में कहती है ये गार्ड क्या कर रहे थे, उन्हें तो उसकी रक्षा करनी थी। उन बेकार कमीनों ने सीमा पार कर ली है, तुरंत सेंट्रल हॉल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो भी बोलता है कि ठीक है मास्टर। उस गार्ड से सूर्य की मदर कहती है गिरफ्तार की गई नौकरानी का क्या हुआ। तो बंदा कहता है उसने सुसाइड कर ली। तो सूर्य की मदर कहती है कि सुसाइड धिक्कार है, ये कैसा जहर है। तो बताता है कि मैंने दूसरों से कहा कि वो सेंट्रल प्लान के जहर सहित सभी संभावनाओं की जांच करें, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो सूर्य की मदर कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और अपने मन में सोचती है मुझे पता था कि वो कोई कदम उठाएंगे, लेकिन इस हद तक नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो वो तब कर सकते थे जब तक कि उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा न हो। अगर ये घटना उन्हें फिर से परेशान करेगी तो वो अपने गोल के लिए सारा समर्थन खो देंगे। वो क्या सोच रहे थे। फिर ऐसे ही 2 वीक बीत जाते हैं। सेंट्रल हॉल आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूर्य की मदर सोच रही होती है वो अभी भी बेहतर नहीं हो रही है, उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैंने जितने भी प्रतिभाशाली फिजिशियन को इकट्ठा किया उन्होंने केवल अपना सर हिलाया, क्या कोई होप नहीं है। तभी वहाँ गार्ड आता और कहता है कि मास्टर। तो सूर्य की मदर कहती है कि हाँ बोलो। तो गार्ड कहता है हेवन क्लेन से कोई आया है। तो वो बोलती है कि योंग जिन होंग, उसे अंदर ले आओ। फिर हम देखते हैं कि आर्क ड्यूक अंदर आता और कहता है कि मैंने अभी भी ये खबर सुनी है, क्योंकि मुंह से निकली बात धीरे धीरे फैलती है। तो बोलती है कि हाँ सिचुएशन बहुत खराब है। तो आर्क ड्यूक कहता है यही रीजन है कि मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि कोई तो है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। उनकी मदर कहती है आइस पैलेस के अंदर। तो आर्क ड्यूक कहता है कि हाँ चलो आइस स्काई हॉल चलते हैं, मैं रास्ते में समझा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग हमारे एमसी
के रूम में आते हैं, हमारा एमसी भी वहाँ होता है और वो हमारे एमसी को ग्रेड करके कहती है कि मैं ईसीओ हुआंग बैक हूँ, आइस स्काई हॉल मास्टर। तो हमारा एमसी भी उसको ग्रेड करते हुए कहता है कि मेरा नाम हियोन्ना है। सोरेन की मदर अपने मन में कहती है ये पर्सन क्या ये हमारी हेल्प कर सकता है? सोरेन की मदर अपने गार्ड से कहती है हमें अकेले में बात करने की जरूरत है, हमें एक शांत कमरे में ले चलो। तो उसका गार्ड कहता है कि ठीक है मास्टर। हमारे एमसी से कहती है कि चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं एक कमरे के अंदर। सोरेन की मदर अपने मन में सोच रही होती है जाते हुए, उसके चेहरे के अलावा कुछ भी मेंशन नहीं दिखता। वो मार्शल आर्ट की गहरी समझ रखने वाले पर्सन की तरह नहीं दिखता है और उसकी आंखें योजिंग होंग जितनी बुद्धिमान नहीं लगती। वो सोरेन के लिटरेचर टीचर के रूप में उतने बुरे नहीं लगते। क्या ये आदमी सच में मार्शल आर्ट भी सिखाता है? हो सकता है कि उसमें कुछ छिपी हुई हिडन टैलेंट हो। क्या मुझे फर्स्ट राजकुमारी की नाजुक सिचुएशन को उसके हाथों में सौंप देना चाहिए? फिर वो लोग एक रूम में आकर बैठ जाते हैं। सोरेन की मदर हमारे एमसी से कहती है हम आपसे मिलने आए हैं क्योंकि हमें आपसे मॉर्निंग स्लीपिंग ड्रैगन से कुछ पूछना है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ पूछो। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि मैंने पहले से उसकी एक बार जान बचाई थी, मेरे पास योजिंग होंग की और सहायता करने का और कोई रीजन नहीं है। मैं यहाँ नोबल क्लैन अलायंस के कोशिश में मदद करने के लिए नहीं हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सोरेन की मदर अपने मन में कह रही होती है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे सामने खड़े पर्सन ऐसे क्या खास बात है जो इस यंग प्रतिभाशाली पर्सन को इतना विनर में बनाती है। मैं इस आदमी की प्रतिभा पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन योजिंग का रवैया मुझे बताता है कि उसके बारे में कुछ तो खास है। हमारे एमसी से झुकते हुए कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो और अपने मन में कहती है मैं मानती हूँ कि हताश का एहसास कुछ ऐसा ही होता है। हमारा एमसी उससे कहता है क्योंकि आप इतनी ईमानदारी से पूछ रही हैं हॉल मास्टर तो मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। और अपने मन में कहता है उसके रिक्वेस्ट को सुनने का तो और भी कम रीजन है। अगर कोई एक रीजन है तो वो ये है कि वो सोरेन की मदर है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक रीजन कोई छोटी बात नहीं है। फिर हमें सेंट्रल हॉल का सीन दिखाया था जहाँ सोरेन की मदर हमारे एमसी को फर्स्ट प्रिंसेस के पास ले आती है और प्रिंसेस की एकदम हालत खराब हुई होती है। हमारा एमसी कहता है मैं उसे ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये बात सुन के वो कहती है कि क्या ये सच है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट है हॉल मास्टर से। सोरेन की मदर कहती है कि प्लीज मुझे बताइए, मैं आइस स्काई हॉल के लॉर्ड के रूप में अपनी शपथ लेती हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है जब तुम्हारे पास चांस होगा, चाहे तुम्हारी भावनाएं कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सोरेन को सच्ची कहानी बताओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब बहाने हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी स्टूडेंट वो अपनी मदर के प्रति कोई दुर्भावना न दिखाए। तो ये बात सुन के वो अपने मन में कहती है ये पर्सन क्या कह रहा है? हमारा एमसी कहता है तो फिर मैं मान लूंगा कि आप सहमत हो गई हैं और मैं इलाज कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी प्रिंसेस का इलाज करने लगता है। ये देख के पीछे से वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। आर्कड्यूक भी कहता है कि मुझे पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन ये, और सोरेन की मदर भी कहती है वो स्मोक में छुपे हुए अजगर की तरह है। इस वर्ल्ड में कुछ भी उसका डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उस पॉइजन को निकाल दिया होता है और उसको ठीक कर दिया होता है। और सोरेन की मदर कहती है क्या ये सब खत्म हो गया है? हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, सारा जहर निकाल दिया गया है, लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इसके इफेक्ट में है इसलिए वो तुरंत नहीं जागेगी। वो कल तक और ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में उठ जाएगी और ठीक हो जाएगी। हमारे एमसी सोरेन की मदर कहती है कि अच्छा ऐसा है, और अपने मन में कहती है कि मैं इसे डिनाई नहीं कर सकती। फर्स्ट प्रिंसेस आसानी से सांस ले रही है, वो निश्चित रूप से ठीक हो रही है, ये कितनी राहत की बात है। और हमारे एमसी से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे की नीड पूरी कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है जिस जहर से पहली राजकुमारी पीड़ित हुई वो एक जहरीले पक्षी की पंखों से था जो केवल उडांग माउंटेन पर रहता है। ये समझना इम्पॉसिबल है कि क्यों कोई पर्सन जो मार्शल आर्ट की दुनिया से बहुत दूर है मात्र जहर के लिए सेंट्रल प्लान में इतनी दूर तक जा सकता है। ये किसी बहरी पर्सन द्वारा किया गया था जो उडोंग के पक्षी को पकड़ सकता है और उसका जहर निकाल सकता है। मुझे एक बार फिर डार्क अलायंस के हेड चियोन एक बैग के जिंदा रहने पर संदेह हो रहा है। और दूसरी तरफ सोरेन की मदर अपने मन में सोच रही होती है फर्स्ट राजकुमारी के जागने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। अब जबकि हमने उसका इलाज कर दिया है और पता लगा लिया है कि जहर क्या है, तो हम लाभ में हैं। उन 2 ओल्ड बास्टर ने ये सब किया होगा, मुझे सबूत ढूंढना होगा। फिर सेम शिफ्ट होके वॉरियर लॉर्ड और किंग लॉर्ड का दिखाया जाता है जहाँ वॉरियर लॉर्ड कहता है कि अगर ये दूसरी राजकुमारी है जिसके पास ब्लैक डार्क अलायंस है, तो किंग लॉर्ड कहता है कि वो जल्दी हमें आइस नॉर्थन सी में बंद होने के दुर्भाग्य से बचा लेगी। तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये विचार बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे पोते और उनके डिसेंडेंट इस आइस पैलेस पर अपना जीवन बिताए। तो किंग लॉर्ड कहता है जल्द ही नॉर्थन सी का आइस पैलेस सेंट्रल प्लान के मार्शल आर्ट
सम्राट जगत के सेंट्रल में स्थापित होगा। ये बात सुन के वॉरियर लॉर्ड भी बोलता है कि यही रीजन है कि हमने फर्स्ट राजकुमारी के बजाय दूसरी राजकुमारी को चुना। फिर वो दोनों दूसरी राजकुमारी के पास आते हैं और वो दोनों कहते हैं कि आप हमें ढूंढ रही थी राजकुमारी। तो सेकंड राजकुमारी कहती है, मैंने सुना है कि एक फॉरेनर पर्सन पहली राजकुमारी के कमरे में आया था, क्या ये सच है? तो किंग लॉर्ड और वॉरियर लॉर्ड दोनों कहते हैं कि हम माफी मांगना चाहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अपने मन में कहते हैं कि जैसे कि डार्क हेवनली अलायंस द्वारा हेल्प प्राप्त किसी पर्सन से अपेक्षा की जाती है, जहर से लेकर इस खबर तक वो सब कुछ कैसे जानती है? तो सेकंड प्रिंसेस कहती है, ये काफी सीक्रेटली हुआ है, इसलिए ये समझ में आता है। जब मुझे पता चला कि वो आइस स्काई हॉल के सीक्रेट कमरे में घुस गए हैं, तो मैंने तुरंत किसी को उनके पीछे भेजा, लेकिन उनके सारे निशान खो गए। डार्क हेवनली अलायंस आइस स्काई महारानी की हत्या करने में फेल्ड रहे, और अब एक सीक्रेट कमरे की साधारण जांच में भी फेल्ड होना, इसका मतलब है कि वो अंदर कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर के जाने के बाद पहली राजकुमारी के कमरे में किसी के भी इंटर ना करने का ऑर्डर थे, इसलिए शायद। तभी किंग लॉर्ड कहता है कि नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि वो ठीक हो गई है? तो सेकंड प्रिंसेस कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या हमें हमेशा इम्पॉसिबल को सच मानने की जरूरत नहीं है? वो अनुमान लगा सकते थे कि वो कौन सा जहर था। क्या तुम्हारे पास अभी भी वो पक्षी का पंख है जिससे हमने जहर निकाला था? तो वॉरियर लॉर्ड कहता है कि मैं इसे तुरंत छुटकारा पा लूंगा। तो सेकंड प्रिंसेस कहती है, शायद बहुत देर हो चुकी है। तो किंग लॉर्ड कहता है कि क्या, आपका मतलब क्या है? तो वो बोलती है, आइस हॉल की प्रिंसेस एक चतुर महिला है, अगर तुम दोनों लॉर्ड इसे रख रहे हो तो उसे पहले ही पता चल जाता। वो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहती थी, ऐसा लगता है कि मैंने ही उसकी मदद की। तो किंग लॉर्ड शॉक होकर कहता है कि नो वे, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ दांत पीसती हुए सेकंड प्रिंसेस अपने मन में कहती है, मैंने अपनी गार्ड के अनुरूप अपना सबसे बेस्ट किया, लेकिन ये सोचना कि जिन दो हॉल मास्टरों पर मैंने भरोसा किया था वो एक घातक गलती करेंगे। और उन दोनों एल्डर से कहती है, हम उस बात पर रो नहीं सकते जो पहले ही खट चुकी है, लगता है हम यहीं तक पहुंच गए हैं, तुम दोनों मेरी मदद करोगे, है ना? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोग करेंगे। जाहिर तौर पर भी वहाँ दो बंदे आ जाते हैं और कहते हैं, ये वो मोमेंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो किंग लॉर्ड देख के शॉक होते हुए कहता है, ये तो कब से यहाँ पर है। दूसरी तरफ तो सेकंड प्रिंसेस कहती है कि प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दो और ग्रीटिंग दो। तो वो लोग ग्रीट करते हैं और अपने मन में कहती है, क्या हमने सच में शैतान से हाथ मिलाया है? फिर हमें बताया जाता है, तनाव इतना ज्यादा है मानो धनुष को कसकर खींचा गया हो। आइस स्काई प्रिंसेस एसियो होंग बैक पहली थी जिन्होंने अपनी तलवार निकाली। उसने ये खुलासा करके नैतिक उच्चता का दावा किया कि किस प्रकार दो हॉल मास्टरों ने उसकी हत्या करने के लिए नोबल सेक्ट और गोल्डन सेक्ट का यूज करने की कोशिश की, और कैसे जब उनकी प्लानिंग फेल्ड हो गई तो उन्होंने पहली राजकुमारी की हत्या करने के लिए घातक जहर का इस्तेमाल किया। गोजोंग सांग के ऑफिस में उन्होंने जो जहरीले पक्षी पंख मिला वो एविडेंस था। हालांकि गोजोंग सांग और मा ओंग टाई ने सच्चाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन एसियो होंग बैक की अफवाहों को कंट्रोल करने की क्षमता बेहतर थी। उनकी अनबिलीवेबल प्रतिष्ठा ने भी इजाफा किया। फर्स्ट प्रिंसेस योहला नैंग को ऐसा साहस प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने गद्दारों को सफाई की घोषणा की और दावा किया कि वो अब आइस पैलेस को इस तरह की अव्यवस्था की ओर ले जाने वाली बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ग्रेट वॉर शुरू हो चुका था जो नॉर्थन सी को अंदर तक हिला देगा। फिर हम देखते हैं कि कोई कहता है, अंत में हमें आइस पैलेस में अपने परिवार और दोस्तों से लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसेस सोरिन की मदर के पास बैठ के अल्कोहल पी रही होती है और कहती है, वो क्या सोच रही है, हम इस तरह कैसे बन गए जबकि हम युवावस्था से ही एक साथ साथी और फ्रेंड के रूप में ट्रेनिंग लेते रहे थे। हम एक साथ रहने के लिए डिटरमाइंड थे और आइस पैलेस की रक्षा करो मानो हम सच्ची बहन हो। क्या ये सिर्फ एक सपना था? दूसरी तरफ सोरिन की मदर कहती है, प्लीज पीना बंद करो, तुम बहुत नशे में हो। और वो पीती रहती है और कहती है, वो शुरू में अलग थी, उसकी गहरी आंखों को पढ़ना मुश्किल था और उसकी छोटी सी आवाज में एक प्रकार की युवाई थी जो किसी पर्सन के दिल को झकझोर देती थी। वो मेरे लिए बहुत खास थी। तो सोरिन की मदर भी बोलती है कि हाँ, आपने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तो फर्स्ट प्रिंसेस गुस्से में कहती है, ये तब की बात है जब आइस पैलेस के लॉर्ड बीमार पड़ गए और इससे ठीक पहले कि मैं उस पद पर आसानी से हो पाती। जब मुझे हायांग पर डाउट होने लगा, इसके तुरंत बाद गुस्सा आया और फिर इस्तीफा दिया। इसमें कुछ समय लगा लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट कर सकी। अगर इसका मतलब ये था कि हम मिलकर आइस पैलेस की रक्षा कर सकते हैं तो आइस लॉर्ड का पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सोचा था कि अगर हुआंग चाहे तो मैं उसे भी ये पद दे सकती हूँ। तो सोरेन की मदर कहती है, तो फिर किस बात ने आपका मन बदल दिया? तो वो बोलती है, जब मैं हुआंग से मिलने गई मैंने उसे अंधेरी धुन को देखा जिसमें वो लिपटी हुई थी और इसके अंदर डेमोनिक क्यूआई की गहरी स्मेल थी। तो ये बात सुनकर सोरेन की मदर एकदम चौंक जाती है और दूसरी तरफ वो बता रही होती है, वो बच्चा मार्फल दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखती है। वो अब बह रही खून से भी ज्यादा खून का समुद्र बनाने की प्लानिंग बना रही है। यही रीजन था कि मैं हार नहीं मान सकी। अगर आइस पैलेस का डार्क मार्शल आर्टिस्ट का पक्ष लेता है और सेंट्रल प्लान
अलायंस पर हमला करता है तो हम हमेशा के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे। हमें इसकी सीमाओं के अंदर कदम रखने से मना किया जाएगा और जब तक हम एग्जिस्टेंस में रहेंगे हमें एक बुरे सेट के रूप में देखा जाएगा। अगर हमारी लैंड प्रचुर नहीं है, मैं हर किसी के चेहरे से मुस्कान नहीं छीन सकती। अभी उस रूम का दरवाजा खोल के एक गार्ड आता और कहता है कि प्रिंसेस सेकंड प्रिंसेस के मार्शल आर्टिस्ट सिंडल हॉल की ओर बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि सोरेन की मदर और फर्स्ट प्रिंसेस कुछ गार्ड के साथ खड़े होते हैं और उसी के सामने सेकंड प्रिंसेस और उसके एल्डर और बाकी सभी गार्ड आ जाते हैं। तो सोरेन की मदर कहती है, इतना सीरियस अपराध करने के बाद भी तुम बिना शर्म के हमारे सामने आने का साहस कर रहे हो सेकंड प्रिंसेस, क्या ये आपकी विद्रोह की घोषणा है? तो पीछे से वो एल्डर बोलता है कि विद्रोह, अपने शब्दों पर ध्यान रखो आइस स्काई हॉल मास्टर। अगर हमें अपराधों के बारे में बात करनी है तो क्या हमें फर्स्ट राजकुमारी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो फॉरेनर को आइस पैलेस में लाकर शांति को भंग कर रही थी? तो ये बात सुनकर वो गुस्साते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम ही थे जिन्होंने कायरो की तरह काम किया और हत्या के प्रयास में पहली राजकुमारी को जहर दिया और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है और फॉरेनर का यूज करके जाल बिछाने की कोशिश की। इस जगह के कानून पर चर्चा करते हैं और हम देखते हैं कि सामने वाले के गार्ड एकदम प्रेशर में आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ एल्डर अपने मन में सोच रहा होता है वो एक अलग लेवल पर है। एसीओ हांग बैक विल्चर्ड है और उन्हें मार्शल आर्ट के सुप्रीम टॉप पर विजय पाने और तोड़ने के लिए जाना जाता है। ये एक जबरदस्त पावर है जो केवल किवाई के बल से ही किसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और हम देखते हैं कि सोरेन की मदर एकदम अपनी पावर को रिलीज कर एकदम बेडएस लग रही होती है। तभी सोरेन की मदर सेकंड प्रिंसेस को देखती है और अपने मन में सोचती है वो पलक भी नहीं झपका रही है। मैंने सुना है कि उसने हारमोनी स्टेज को पार कर लिया है। 40 साल की उम्र में मैं बड़ी मुश्किल से हारमोनी स्टेज पर कदम रख पाई, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि उसने केवल 30 वर्ष की उम्र में ही उस बाधा को तोड़ दिया। सोरेन की मदर से कहती है सेकंड राजकुमारी, ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर बेशरम चुड़ैल होने का आरोप लगाना चाहती हो आइस स्काई हॉल मास्टर। तो दूसरी तरफ सोरेन की मदर अपने मन में सोच रही होती है यहाँ तक कि बचपन से अब तक खाई गई सभी दवाइयों को भी एक तरफ रख दिया, वो अभी भी बहुत अच्छी है। और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें, भले ये अब तक की सबसे बड़ी खलनायकी के रूप में ही क्यों ना हो। फर्स्ट प्रिंसेस भी बोलती है, सिस्टर आपने बहुत समय पहले ही ये किया था, क्या आपको याद है? तो सेकंड प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे बच्चे की रेडिकुलस लाफिंग। तो फर्स्ट प्रिंसेस कहती है ऐसा लग रहा है कि ये बात सच हो रही है। तो सेकंड प्रिंसेस गुस्साते हुए कहती है कि हाँ जाहिर है तुम इसे इस तरह से देखोगे, मेरी हमेशा फ्लॉलेस है बिग सिस्टर। और अपना मन में कहती है कोई ऐसा पर्सन जो फर्स्ट लॉर्ड के अगले पद को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो। सिर्फ ये फैक्ट की बाहरी सेक्ट से कोई पर्सन जो मार्शल आर्ट की दुनिया से बहुत दूर है जैसे कि मैं हूँ तुम्हारा प्रतियोगी बनने में कामयाब रही। केवल दूसरी राजकुमारी होने के बावजूद मैं फाइनली अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम हो गई हूँ डार्क हेवनली अलायंस की हेल्प से। और कहती है मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम कभी नहीं जान पाओगे मैं अभी क्या हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसेस कहती है मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ और अपनी स्वord निकाल के सभी से कहती है कि सभी लोग अपनी स्वord निकाल लो और हमारे सामने गद्दारों को सफाया कर दो। और सभी लोग स्वord निकाल के कहते हैं कि आइस पैलेस से एक भी पर्सन को जिंदा बाहर नहीं जाने देना है। और दूसरी तरफ लोग भी कह रहे होते हैं फर्स्ट राजकुमारी विद्रोही है, उसे दिखाओ कि नॉर्थन सी के ब्लेड्स में कोई दया नहीं है और उन लोग को मार डालो। और हम देखते हैं कि उन लोग फाइट शुरू हो जाती है और उसी टाइम सेम शिफ्ट के हमारे एमसी और स्टूडेंट का दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट सो रहे होते हैं और हमारा एमसी बच्चों को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि सेंट्रल हॉल में इकट्ठा मार्शल आर्टिस्ट के किवाई फ्लो आपस में टकरा रही है। फाइनली ये शुरू हो गया है आइस पैलेस के फ्यूचर की लड़ाई। एसीओ हांग की क्षमता उन्हें हराने के लिए पर्याप्त से ज्यादा होगी, लेकिन तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करके कहता है कि ये ऑरा ये तो डार्क हेवनली अलायंस है और वहाँ से कब छोड़ के भागने लगता है। और दूसरी तरफ फाइट एकदम घमासान चल रही होती है। वॉरियर लॉर्ड कहता है कि धिक्कार है, आइस स्काई हॉल मास्टर को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी राजकुमारी का क्या? दूसरी राजकुमारी एकमात्र है जो आइस पैलेस मास्टर को रोक सकती है। तो किंग लॉर्ड कहता है कि वो फर्स्ट राजकुमारी से लड़ रही है, जब वो अभी भी जहर से उभरी है तो वो इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ सकती है। तो किंग लॉर्ड कहता है कि डार्क हेवनली अलायंस वो कब आ रहे हैं? तो वॉरियर लॉर्ड कहता है मुझे लगता है कि वो पहले से यहाँ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम उन्हें नहीं देख सकते? ये लोग तो आ गए हैं यहाँ पर। हम देखते हैं कि डार्क हेवनली अलायंस से 2 बंदे आ जाते हैं और जितने गार्ड होते हैं फर्स्ट राजकुमारी के उन लोग को मार डालते हैं। तो वॉरियर लॉर्ड ये सब देख के कहता है वो यहाँ कब से थे। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।